हेलो हेलो। नमस्कार आप लोगों को। तो हम लोग अभी तक में एक लॉकडाउन पार कर चुके हैं। अब दूसरे लॉकडाउन का प्रारंभ हो गया है। देखते हैं पिछले साल की तरह कितने लॉकडाउन और से गुजरना पड़ता है। फिर अनलॉक होगा, अनलॉक 1, अनलॉक 2, इस प्रकार से सरकार की जो नीति है उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तत्कालिक हम लोग जहां देख रहे थे वहां पर पहुंचे। तो अभी तक हम लोग जो देखे, शुरू में बोले थे चैप्टर के शुरुआत में कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग 3 भाग में बांट करके पढ़ेंगे सुविधानुसार। एक पार्ट इलेक्ट्रोलाइसिस का पार्ट होगा, अर्थात फैराडे लॉ से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था वो सारा चीज हम लोग देख लिए। बेसिक देखे, फैराडे लॉ को देखे, आर्हेनियस का आयनिक समीकरण को देखे, आयनिक थ्योरी को, और इसके अलावा डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी देखे। तो बहुत सारा चीज हम लोग देखे अभी तक में। तो वो 1 पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालांकि पिछले क्लास तक न्यूमेरिकल बताए थे, जहां तक संभव हो सका न्यूमेरिकल आपके बीच पहुंच गया। अब जाकर के जो है कि जो सवाल आपसे नहीं बनता है तो उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल करके पूछ सकते हैं। यदि ज्यादा सवाल होगा तो क्लास में ही बता देंगे, कम रहेगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में ही बता देंगे। तब तक के लिए हम लोग समय के नजाकत को देखते हुए, समय की जो महत्ता है उसके अनुसार से टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का छोटा सा पार्ट में बांट के देख रहे हैं चैप्टर को, ताकि पढ़ने में आसान लगे कि हम लोग चलो एक पार्ट खत्म कर दिए, अब दूसरा पार्ट हम लोग देख रहे हैं। वो पार्ट होगा फिजिक्स से रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक है, जो फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं 10th तक में। फिर अभी यदि करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको देख चुके होंगे या देखेंगे। वो होगा रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी वगैरह वगैरह। उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक लॉ है जो है कोलरास्ट लॉ। तो वो कोलरास्ट लॉ को भी देखेंगे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे, और फिर न्यूमेरिकल पर हम लोग लौटेंगे। तो इस प्रकार से दूसरे पार्ट भी तब खत्म होगा, और तब तीसरा पार्ट में लास्ट में हम लोग जाके देखेंगे गैल्वेनिक सेल, नर्न्स्ट इक्वेशन, उसका ईएमएफ वगैरह सब ज्ञात करने के लिए, और फिर उसका जो है सवाल तवाल दे करके फिर चैप्टर को द एंड करेंगे। तो तत्कालिक हम लोग सेकेंड पार्ट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो वो है अगला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, वो टॉपिक है आपका रेसिस्टेंस। बहुत जाना पहचाना टॉपिक है, प्रतिरोध। किसी चालक का वह गुण जो उस चालक से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को रोकता है या उसका विरोध करता है, उसे
उस चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। तो कोई भी चालक का वह गुण जिसके द्वारा, चूंकि हम लोग जान रहे हैं चालक का परिभाषा पीछे पढ़ चुके थे शुरू चैप्टर में ही कि यह चालक है, इसका एक कैरेक्टर है कि हमेशा इलेक्ट्रिक करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का, अर्थात इससे होगा करंट पास होगा। अब करंट तो पास होगा, लेकिन उसी में से कुछ वैसा कैरेक्टर है इस पदार्थ में जो उसका विरोध भी करता है। जैसे होता है कि हम लोग के घर में कोई काम हो रहा है, अब हम लोग उस प्रोजेक्ट को लेके काम आगे बढ़ाने के लिए सोचे या काम करना चालू किए, तो घर में कुछ लोग उसका विरोध भी करता है, कुछ लोग अपोज भी करता है कि नहीं ये काम को यहीं पर रोक दो, ये काम अभी नहीं होना चाहिए, इसका अभी टाइम नहीं है, अभी बाद में होगा, बहुत सारा अड़ंगा लगाता है। तो वो जो अड़ंगा लगाने वाला जो कैरेक्टर है हर जगह प्रेजेंट है, हर सिस्टम में प्रेजेंट है। तो उसी प्रकार से यहाँ वायर या कोई भी चालक है तो उस चालक में ऐसा कैरेक्टर जो होगा जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसका विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है, उसका रोक रहा है, उस कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिरोध या रेसिस्टेंस। इसे कैपिटल R के द्वारा दर्शाया जाता है। यूनिट ऑफ R मतलब यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इक्वल टू ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम, जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी जानते हैं, आप लोग पहले से विद्वान हैं इस मामले में। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या है? ओम, इसका सिंबल यही है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस किसको कहे, इसको दर्शाते किस चीज से हैं और इसका यूनिट क्या है। ये तीन चीज हम लोग यहाँ पर देखें। बाकी रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना है तो आपको फिजिक्स में जाकर पढ़ना होगा कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन वगैरह सब सवाल वहां पर, फिर ओम्स लॉ वगैरह सब वहां पर, ओम्स लॉ को यहाँ भी लाएंगे थोड़ा देर के बाद, लेकिन यहाँ हल्के रूप में लाएंगे। वहां पर आपको डिटेल पूरा देखना होगा, तो वहां पर जाकर आप देखेंगे तत्कालिक यहाँ पर हमको काम चलाओ, यहाँ पर देखना है कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का परिभाषा देख लिए कि इसको दर्शाते कैसे हैं और इसका यूनिट क्या होता है। अब अगला टॉपिक है कंडक्टेंस, चालकत्व। किसी चालक का वह गुण जो उस चालक से होकर विद्युत धारा के प्रवाह का समर्थन करता है। उसे उसका चालकत्व कहा जाता है।
गया। उससे हम उसका क्या कहेंगे, चालकत्व। कौन सा गुण है ये, तो प्रतिरोध का उल्टा। प्रतिरोध वहां पर क्या होता है, जस्ट वही बोले कि घर में भी जैसे होता है, कोई काम आदमी सपोर्ट कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, तो सपोर्ट करना चालकत्व, विरोध करना प्रतिरोधकत्व। तो यहां भी उसी प्रकार से करंट जब फ्लो करते हैं तो जो भी वायर है या जो भी चालक है उसके अंदर जो मटेरियल्स प्रेजेंट है उसमें से कुछ कह रहा है कि नहीं करंट पास होना चाहिए, और कुछ गुण ऐसा है जो उसका विरोध कर रहा है। तो विरोध करने वाले गुण को प्रतिरोधकत्व बोल रहे हैं और सपोर्ट करने वाले गुण को बोल रहे हैं हम लोग चालकत्व। अथवा गणितीय रूप में, मैथमेटिकली, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसका चालकत्व कहा जाता है। अपोजिट अर्थात कंडक्टेंस इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टेंस, और इसको दर्शाते हम लोग इसे कैपिटल सी के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसलिए C बराबर 1 बाय R, और दोनों एक साथ कर दें, C इंटू R इक्वल टू 1 हो गया। तो किसी भी चालक का चालकत्व और प्रतिरोधकत्व दोनों का गुणनफल कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो दोनों को जब गुणा करते हैं, जितना भी वैल्यू उसका होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो ये था चालकत्व का परिभाषा। दो परिभाषा देखे कि विद्युत धारा प्रवाह करने का जो समर्थन करेगा उसको हम लोग चालकत्व कहेंगे, या मैथमेटिकली जो है प्रतिरोध का जो उल्टा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका चालकत्व कहेंगे। अर्थात कंडक्टेंस बराबर 1 बाय रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस को C के द्वारा दर्शाते हैं तो C इक्वल टू 1 बाय R, और देयरफॉर C इंटू R इक्वल टू 1। अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध या प्रतिरोधकत्व तथा चालकत्व का गुणनफल हमेशा एक होता है। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध या प्रतिरोधकत्व तथा चालकत्व का गुणनफल हमेशा कितना होगा, 1 के बराबर होगा। अब हम लोग पुनः C इक्वल टू 1 बाय R, इसलिए यूनिट ऑफ C चालकत्व का मात्रक, तो 1 बाय यूनिट ऑफ R
इसलिए चालकत्व का मात्रक जो हो जाएगा 1/ओम, मतलब ओम इनवर्स। और या इसी को दूसरा यूनिट है महो। हिंदी में महो। और तीसरा है सीमेंस। या साइमन, कुछ भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों यूनिट किसका है? चालकत्व का, कंडक्टेंस का, सी का। तो ये यूनिट भी हम लोग मालूम हो गया। तो सबका यूनिट भी दिमाग में रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यूनिट भी पूछता है। और उसके बाद फिर हम लोग अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध तो किसको कहते हैं? सो देखिए, तो इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा ओम का नियम। ओम के नियमानुसार हम जानते हैं कि ओम का नियम के आधार पर हम लोग यहां पर जान रहे हैं कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है, खास करके चालक हम लोग दो भाग में बांटे थे। एक मेटालिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जिसको बोले थे, उसी से हम लोग पतला पतला तार जो जितना बनाते हैं, पतला मोटा जो भी तार बना रहे हैं, तो वो तार की बात हो रही है। और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जो सेल के अंदर में केमिकल सब्सटेंस हम लोग डालते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस का काम, माने इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो वो सभी दोनों को अलग अलग रूप में यहाँ पर देखेंगे। तो पहले हम लोग जनरल रूप में देख रहे हैं वायर कंडक्टर या मेटालिक कंडक्टर या वही इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, जनरली उसी पर डिफाइन किया गया है। हम अलग से फिर देखेंगे, नोट के रूप में लिखेंगे, वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए भी, अर्थात सेल में क्या क्या हो रहा है, वहां पर ओम का नियम कैसे लागू होगा, तो उसके लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन तत्कालिक वायर के कंडक्टर के लिए किसी तार चालक या इसी को हम लोग बोल रहे हैं धात्विक चालक का प्रतिरोध दो नियमों का पालन करता है। कौन कौन सा? तो ए नंबर, जो प्रतिरोध होगा चालक तार की लंबाई
का समानुपाती होता है। अर्थात रेसिस्टेंस और R is proportional to 1 by length of wire conductor, और R is proportional to 1 by L। यदि लंबाई L है तो L का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, लेंथ ऑफ वायर है तो यहां पर L का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसके मोटाई का उल्टा चलता है। तो ये जाके रेसिस्टेंस जो होगा वो वायर कंडक्टर का जो लेंथ होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपने देखा होगा गांव सब में खास करके, या गांव या शहर कहीं भी बात बोलिए, जहां ट्रांसफार्मर रहता है उसके आसपास के घरों में वोल्टेज काफी ज्यादा रहता है, और जैसे उससे दूर भागते जाते हैं 2 पोल 3 पोल 4 पोल 10 पोल टोला के उस लास्ट में जाके देखते हैं तो उसके यहाँ वोल्टेज कम रहता है। तो ये इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है तार की लंबाई। तार की लंबाई जितना बढ़ गया उस हिसाब से जाके जो लंबाई बढ़ता जाएगा उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध जब बढ़ेगा तो करंट कम फ्लो होगा, और करंट जब कम फ्लो होगा तो वोल्टेज ऑटोमेटिकली वहां पर क्या होगा, कम मिलेगा। तो ये जाकर के जो है कि मूल रीजन यही ओम का नियम का है। दूसरा है बी नंबर, प्रतिरोध। चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या मोटाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात रेसिस्टेंस 1 बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया और थिकनेस मोटाई ऑफ वायर कंडक्टर, जो तार चालक था उसका अपोजिट चल रहा है, और R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय A। हम लोग बिजली का तार खरीदने जाते हैं तो तार खरीदने जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं, तार की मोटाई देखते हैं, और तार जितना अधिक मोटा हो उतना ही उसका रेसिस्टेंस कम होगा, और रेसिस्टेंस कम होगा तो वो हमारे लिए उतना ही सुटेबल होगा। मतलब हम उसी तार को खरीदना पसंद करते हैं जिसमें ऊपर प्लास्टिक कवर मोटा रहे, उससे कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंदर जाकर के जो है जो कॉपर का जो वायर रहता है अंदर में वो उसकी मोटाई अधिक होनी चाहिए। तो वैसे कंडीशन में वो जाकर के जो है हमको ज्यादा स्ट्रांग होता है, और प्लस वो प्रतिरोध कम लगाएगा। अब प्रतिरोध कम लगाएगा तो हमारा बिजली अधिक करंट वहां फ्लो होगा, तो अधिक करंट फ्लो होगा तो हमें फायदा होगा। तो वैसे कंडीशन में दो चीज को, एक तो डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस छोटा हो और मोटाई क्या हो, ज्यादा हो। मोटाई ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम, डिस्टेंस छोटा तो रेसिस्टेंस कम। तो कम रेसिस्टेंस प्राप्त करना हो तो तार की लंबाई क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और उसका मोटाई
अधिक होना चाहिए। अब ये तो हो गया वायर कंडक्टर के लिए। अब यही चीज हम लोग देखें, हम लोग सेल में क्या होता है, तो सेल की बात भी हम चर्चा करते हैं नोट में। सेम यही चीज, नोट में लिख रहे हैं, फिर इस पर लौट रहे हैं तुरंत। किसी वैद्युत अपघटनी सेल में प्रतिरोध दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी का समानुपाती होता है, R इज प्रोपोर्शनल टू L, ये वाला। और दूसरा, प्रतिरोध इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या मोटाई के ही का व्युत्क्रमानुपाती होता है। वन बाय ए, मतलब यहां यदि हम लोग सेल लिए हुए हैं तो यहां जो प्लेट है इसके बीच की दूरी L है, और इसका थिकनेस A है, मोटाई या क्षेत्रफल। तो ये जाकर के जो है हमको L का समानुपाती, जितना अधिक दूर पर प्लेट को रखेंगे उतना प्रतिरोध अधिक लगेगा। इसलिए किसी भी बैटरी का जो चैम्बर खोल के देखिएगा तो काफी छोटा क्लोज चैम्बर रहता है। इससे दोनों सेल जो है, दोनों का जो प्लेट है इलेक्ट्रोड का, एनोड और कैथोड, उसके बीच में गैपिंग कम रहता है। तो गैपिंग कम रहेगा तो प्रतिरोध कम लगेगा, करंट अधिक फ्लो होगा। और ये प्लेट हमेशा मोटा मोटा रहता है, पतला प्लेट नहीं रहता है। यदि उसमें वहां तार से भी काम चलाया जा सकता है कि तार देके भी हम करंट पास फ्लो कर सकते हैं, लेकिन प्रतिरोध ज्यादा लगेगा। अब प्रतिरोध ज्यादा लगेगा फिर बैटरी अच्छा से काम नहीं करेगा। तो इसलिए वैसे कंडीशन में वहां पर प्लेट क्या होता है, मोटा मोटा दिया जाता है। तो ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए था, ये अलग से हम लोग यहाँ पर देख लिए। बहुत सारे पुस्तकों में इसको दिया नहीं रहता है, इसलिए अब हम लोग इस नियम पर लौटते हैं, दोनों नियम को आगे बढ़ाते हैं। अब दोनों नियमों को मिलाने पर तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A, इसलिए R इक्वल टू सम कांस्टेंट रो इंटू, एक फॉर्मूला निकला, या रो इक्वल टू R इंटू A बाय L। अब रो क्या है, तो जहां रो जो है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है अथवा रेसिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी यहां पर आया, तो R समानुपाती ओम का नियम से आया। उसके बाद यहां पर रो इक्वल टू इतना। रो का परिभाषा देखते हैं, परिभाषा क्या होगा। देख लिए होंगे, यदि
L इक्वल टू 1 cm तथा A इक्वल टू 1 cm स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या होगा? रो इक्वल टू R के बराबर होगा। परिभाषा यहीं से बनेगा, अर्थात 1 cm लंबा एवं 1 cm स्क्वायर मोटा तार चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा तार लें, 1 cm स्क्वायर मोटा लें, तब उससे करंट यदि फ्लो करते हैं तो उसमें जो भी प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। चूंकि रो इक्वल टू अभी आया R इंटू A बाय L, देयरफॉर यूनिट जो होगा रो का, तो यूनिट ऑफ R, यूनिट ऑफ A डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ L। R का यूनिट ओम, इसका यूनिट cm स्क्वायर बाय cm, तो ये हो गया ओम cm, अथवा SI यूनिट में ओम मीटर। तो ओम cm या ओम मीटर जाकर के जो है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट हो गया। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर अभी तीसरा टॉपिक खत्म किए, वो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब हम लोग देखते हैं एक चौथा टॉपिक, चालकता या विशिष्ट चालकत्व, कंडक्टिविटी। तो चालकता या विशिष्ट चालकत्व किसको कहते हैं? तो प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम है, विशिष्ट प्रतिरोध, जो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? चालकता। तो किसी चालक के प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसका
चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है, अर्थात a specific conductance equal to 1 by a specific resistance अब यहां पर इसे कप्पा के नहीं पढ़ेंगे, इसको कप्पा के द्वारा दर्शाया जाता है, अर्थात कप्पा इक्वल टू 1 बाय रो और कप्पा इंटू रो इक्वल टू 1, अर्थात किसी चालक के प्रतिरोधकता तथा चालकता का गुणनफल हमेशा एक होता है। किसी का प्रतिरोधकता ज्यादा होगा तो चालकता कम होगा, प्रतिरोधकता ज्यादा चालकता कम, चालकता ज्यादा प्रतिरोधकता कम, क्योंकि दोनों का गुणनफल हमेशा क्या है, 1 के बराबर होता है। तो ये जाकर के जो है कि हमको इसका वैल्यू आया। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। यहीं से लेके चलेंगे, चूंकि कप्पा इक्वल टू 1 बाय रो, तो इसलिए कप्पा इक्वल टू 1 बाय आर इंटू ए बाय एल और कप्पा इक्वल टू 1 बाय आर इंटू एल बाय ए। चूंकि रो बराबर उतना होता है, हम लोग पीछे देख चुके हैं। चूंकि 1 बाय आर को हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं, इसलिए कप्पा इक्वल टू सी इंटू एल बाय ए। किसी वैद्युत अपघटनी सेल के लिए दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल कांस्टेंट
या सेल स्थिरांक कहा जाता है। इसलिए कप्पा इक्वल टू C इंटू सेल कांस्टेंट। और कप्पा इक्वल टू C इंटू G पर स्टार। अब यहां से फिर परिभाषा बना कप्पा का, अर्थात किसी सेल के चालकत्व तथा सेल स्थिरांक के गुणनफल को उस सेल का विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। ध्यान से एक बार फिर से समझ लें कि हम लोग यहां क्या देखें, कप्पा इक्वल टू 1/ρ होता है और रो का मान इतना होगा, तो यहां पर हमको हो गया कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू L/A। 1/r को हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कंडक्टेंस। अब ये कंडक्टेंस है तो यहाँ पर कप्पा इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू L/A। अब इसी L/A को हम लोग कहते हैं सेल कांस्टेंट। मतलब सेल कांस्टेंट जो यहाँ पर G स्टार है, तो यहाँ पर सेल कांस्टेंट जो होगा वो हो गया L/A। इसको हम लोग G स्टार से दर्शाते हैं। तो वो जाकर के इसलिए यहाँ पर कप्पा इक्वल टू यहाँ पर L/A के जगह पर सेल कांस्टेंट आ गया, या C इंटू G स्टार किसी सेल के चालकत्व तथा उसके सेल स्थिरांक दोनों के गुणनफल को हम लोग उसका विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। तो ये था चालकता का दूसरा परिभाषा या विशिष्ट चालकत्व का परिभाषा। परिभाषा कहीं से भी उठाकर ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है। बाय द वे परिभाषा 8 उठा के दे दिया तो हम आराम से वहां पर बता सकते हैं कि किसी भी सेल के लिए जो चालकत्व होगा और उसका जो सेल कांस्टेंट है वो दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा, उसका विशिष्ट चालकत्व। एक बात और हमेशा याद रखना है कि किसी एक सेल के लिए, बाय द वे कोई सवाल है और उसमें एक ही सेल के लिए दो अलग अलग पदार्थ लिया गया, एक बार लिया, एक प्रयोग किया तो कुछ भी ले लिया, कॉपर का सल्फेट ले लिया उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, और उसी सेल में सेम सेल में बाय द वे दूसरा में पोटेशियम क्लोराइड ले लिया, तो वो जाके पदार्थ कुछ भी ले उसके लिए सेल कांस्टेंट हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि प्लेट का दूरी उसके लिए फिक्स है और उसका मोटाई भी फिक्स है, क्योंकि सेल सेम है। तो सेल सेम जब रहेगा एक ही सवाल में तो याद रखना है आगे सवाल जब हटाएगा तो वहां पर हम बोलेंगे कि सेल कांस्टेंट हमको किसी एक सेल के लिए हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। उसी का इस्तेमाल करके हम लोग आगे फिर सवाल बनाएंगे। तो ये था कप्पा का परिभाषा। अब इसका एक थोड़ा सा और पार्ट देख लेते हैं हम लोग, यूनिट। चूंकि कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू L/A, देयरफॉर यूनिट ऑफ कप्पा इक्वल टू यूनिट ऑफ L बटे यूनिट ऑफ R इंटू यूनिट ऑफ A। तो इसका हो गया Cm, इधर ओम, इसका Cm स्क्वायर। तो रिजल्ट आया ओम इनवर्स Cm इनवर्स और इसी में दूसरा यूनिट SI में चलेंगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स पर मीटर।
दूसरा इसका महो पर सीएम, या महो मीटर में लें, तीसरा सीमेन पर सीएम अथवा सीमेन पर मीटर। तो इस प्रकार से इतना सारा यूनिट जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का या कंडक्टिविटी का होता है। तत्कालिक इसको यहीं पर हम लोग छोड़ेंगे, आगे फिर हम लोग इस पर हल्का फुल्का चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग लौटेंगे। अगला टॉपिक मोलर चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व, वो दोनों को जाके हम लोग देखेंगे, तब जाके हम लोग कोलरास के नियम पर। तो तत्कालिक यहीं तक आज की कहानी। धन्यवाद आप लोगों को।